नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ये एग्जाम नाम की मुसीबत आखिर आई कहाँ से? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। मतलब थोड़ा मजाकिया है, लेकिन अगर दुनिया में एग्जाम नहीं होते तो आज हर बच्चा टॉपर होता ना। बिल्कुल, ये एक ऐसा ख्याल है जो किसी के भी चेहरे पर अ, मुस्कान ला सकता है। एकदम सही है। लेकिन रुकिए, किसी ने तो ये सिस्टम बनाया ही होगा ना। स्टडीज ऑन इंडिया की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं, जहां पढ़ाई भी होती है और मजा भी। हाँ, और हमारा मकसद आज यही है कि हम इस बात को समझें कि आखिर जिस परीक्षा को आज हम सभी एक मुसीबत मानते हैं, उसका जन्म हुआ कैसे। सही कहा। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हाथ पैर ठंडे पड़ने या दिल की धड़कन तेज होने जैसी कोई चीज ही नहीं थी। सामने रखे एक कागज के टुकड़े से भविष्य का फैसला नहीं होता था। बिल्कुल, और ये इतिहास सिर्फ शिक्षा का इतिहास नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मानव समाज के विकास और हमारी प्राथमिकताओं के बदलने की कहानी है। देखिए, हम अक्सर इस बात को एक प्राकृतिक सत्य मान लेते हैं कि अगर कहीं कोई ज्ञान दिया जा रहा है तो उसका टेस्ट भी जरूर होगा। आज के समय में तो यही सच लगता है। लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये धारणा हमेशा से मौजूद नहीं थी। प्रारंभिक मानव इतिहास में ज्ञान का हस्तांतरण बहुत ही सहज था। मतलब आराम से सीखते थे लोग। बिल्कुल आराम से। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कौशल या जानकारियां पहुंचती थीं, वो बिना किसी औपचारिक स्कोर कार्ड के पहुंचती थी। तो आज हम इस चर्चा में उसी विरोधाभास को समझेंगे। हाँ, ये बहुत ही रोमांचक है उस प्राचीन समय का माहौल समझना। हाँ, जहाँ ना कोई स्कूल था, ना कोई टीचर, और ना ही कोई एग्जाम का टेंशन। कोई मार्क्स नहीं, कोई ग्रेड नहीं। लोग बस अपने आसपास के माहौल से और जीवन के अनुभवों से सीखते थे। बिल्कुल, किसी तरह की कुछ होड़ नहीं थी। लेकिन इस शांतिपूर्ण व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया, और वो भी प्राचीन चीन में। अरे वाह, चीन के राजा की कहानी ना, ये मुझे स्रोत सामग्री में बहुत ही खतरनाक आइडिया लगा था। हाँ बिल्कुल, उस राजा के सामने एक बहुत ही व्यवहारिक संकट खड़ा हो गया था। राज्य का तेजी से विस्तार हो रहा था और उस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए अधिकारियों की एक बड़ी फौज चाहिए थी। तो समस्या ये नहीं थी कि लोग नहीं थे। नहीं, लोग तो बहुत थे। राजा को चिंता इस बात की हुई कि मेरे राज्य में इतने लोग हैं, पर सही और योग्य इंसान कैसे चुनूं? और यहीं से उस राजा के दिमाग में वो खतरनाक आइडिया आया कि चलो सबका टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल, और यहीं से योग्यता आधारित व्यवस्था यानी मेरिटोक्रेसी का जन्म हुआ, और बस यहीं से दुनिया का पहला एग्जाम शुरू हो गया। बाप रे। मतलब अगर मैं इसकी तुलना आज के जमाने से करूं तो ये आज के कॉर्पोरेट एचआर इंटरव्यू जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, वैसी बात है। या किसी रियलिटी शो के ऑडिशन जैसा। मतलब ये अजीब नहीं है कि जो चीज केवल एक राजा की अपनी सुविधा के लिए बनी थी, वो आज पूरी दुनिया के बच्चों के लिए एक मुसीबत बन गई है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। देखिए, उस समय समाज में सत्ता या पद मुख्य रूप से जन्म या परिवार के आधार पर मिलते थे। भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म जिसको कहते हैं। बिल्कुल। तो जब साम्राज्य बड़ा होने लगा तो राजा को समझ आ गया कि सिर्फ वफादारी से काम नहीं चलेगा, उसे कुशल लोग चाहिए थे जो नीतियां समझ सकें। हाँ, तो राजा का ये कदम उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी और प्रगतिशील था। उसने सामाजिक समानता की दिशा में एक कदम उठाया था कि अब सत्ता का रास्ता राजघरानों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत योग्यता से होकर गुजरेगा। सही कहा। लेकिन इस बदलाव ने अपने साथ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भूचाल भी ला दिया। भूचाल मतलब लोगों का रिएक्शन कैसा था उस पहले एग्जाम पर? जैसे ही इस पहले टेस्ट की घोषणा हुई, ज्ञान हासिल करने की पूरी परिभाषा ही बदल गई। जो सीखना पहले आरामदेह था, वो एक दौड़ में बदल गया। मतलब लोग दिन रात पढ़ने लगे होंगे। बिल्कुल, लोग दिन रात किताबों में डूब गए। कोई रटने लगा तो कोई घबरा कर रोने लगा। बाप रे, घबरा कर रोने लगे। हाँ, और यहीं से पहली बार उस चीज का जन्म हुआ जिसे आज हम एग्जाम फीवर कहते हैं। ये तो बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब हम अक्सर आज के स्कूलों को बच्चों के तनाव के लिए दोष देते हैं, लेकिन स्रोत तो साफ बताता है कि ये घबरा कर रोना और ये एग्जाम फीवर दुनिया के बिल्कुल पहले एग्जाम के साथ ही शुरू हो गया था। बिल्कुल, और इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि लोग घबराकर रोने लगे, तो वो डर किताबों का या पढ़ाई का नहीं था। तो फिर किस चीज का डर था? वो डर था मूल्यांकन का, यानी इवैल्यूएशन का। विकासवादी मनोविज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में उसकी स्थिति बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, अगर समाज आपको अयोग्य मान ले
तो पुराने जमाने में इसका मतलब होता था बहिष्कार और अंततः मृत्यु। तो ये परीक्षा सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं था। अच्छा, ये हैसियत और सम्मान की बात हो गई थी। हाँ, जब भी किसी इंसान को ये पता चलता है कि उसे परखा जा रहा है और उसका रिजल्ट उसकी सामाजिक स्थिति तय करेगा, तो दिमाग इसे एक सीधा खतरा मानता है। मतलब शरीर में वो फाइट या फ्लाइट वाला स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया बन जाती है। तो जो डर आज के बच्चे परीक्षा हॉल के बाहर महसूस करते हैं वो कोई नई बात नहीं है, वो एक जैविक प्रतिक्रिया है। हाँ, ये सदियों पुरानी है। ये सोचना कितना अजीब लगता है कि एक राजा ने वयस्कों की भर्ती के लिए ये तरीका निकाला और वो धीरे धीरे दुनिया भर के बच्चों के लिए स्कूल की अनिवार्य परीक्षा बन गया। ये सफर बहुत ही दिलचस्प है। समय बीता और ये एग्जाम सिस्टम स्कूलों में पहुंच गया। और फिर एंट्री हुई हेनरी फिशर की। हाँ, हेनरी फिशर वो शिक्षक जिन्होंने कहा कि चलो बच्चों की नॉलेज चेक करते हैं। बिल्कुल। हेनरी फिशर जैसे शिक्षाविदों का मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो छात्रों तक सही से पहुंच भी रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। मतलब उनका इरादा तो अच्छा था। अगर मैं इसे एक वीडियो गेम से तुलना करूं तो वीडियो गेम। हाँ, मतलब हेनरी फिशर ने राजा के उस एक बार के टेस्ट को एक अनंतहीन लूप में बदल दिया। अच्छा, कैसे? जैसे वीडियो गेम में लेवल पार करते जाओ, पहले टेस्ट, फिर यूनिट टेस्ट और फिर बॉस लेवल यानी फाइनल एग्जाम, सब शुरू हो गया। ये तुलना बहुत ही बढ़िया है। और देखिए, हेनरी फिशर का मूल इरादा पूरी तरह से एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाना था। फीडबैक मतलब सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं। हाँ, इसे हम रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। मकसद सिर्फ ज्ञान जांचना था ताकि शिक्षण में सुधार हो सके। लेकिन आज तो सीन बिल्कुल अलग है। वही तो समस्या तब शुरू हुई जब ये प्रणाली अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। मतलब फीडबैक से हटके ये एक अंतिम निर्णय बन गया। बिल्कुल, एक ऐसा हथियार जो ये तय करने लगा कि कौन सा छात्र मेधावी है और कौन कमजोर। और इसी ने शिक्षा की पूरी संरचना को पलट दिया। मतलब अब ऐसा लगता है कि ज्ञान के लिए परीक्षा नहीं होती, बल्कि परीक्षा के लिए ज्ञान अर्जित किया जाता है। एकदम सही बात है। बच्चे सिर्फ उन तथ्यों को रटने में ऊर्जा लगाते हैं जो अगले लेवल तक पहुंचने के काम आए। तो ऐतिहासिक सफर से वापस अगर हम वर्तमान में लौटें, तो आज के छात्रों के लिए इन सब का क्या मतलब है? आज के समय में हर स्टूडेंट की लाइफ में 3 चीजें तो बिल्कुल पक्की हो गई हैं। हाँ, पहली पढ़ाई, दूसरी एग्जाम, और तीसरी जो सबसे डरावनी है, रिजल्ट का डर। बिल्कुल। लेकिन हमारी जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक बात कहती है। वो क्या? कि एग्जाम हमें डराने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारी मेहनत को दिखाने का एक मौका होते हैं। अगर सही से पढ़ोगे तो एग्जाम भी आसान लगेगा। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। मतलब मैं इस बात पर हल्का सा सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। स्रोत कहता है कि एग्जाम हमारी मेहनत दिखाने का मौका है। लेकिन अगर छात्र जीवन के उन 3 सत्यों में रिजल्ट का डर और एग्जाम फीवर शामिल है, जो कि हमारी बायोलॉजी में बैठा हुआ है, सही बात है। तो क्या एक छात्र के लिए सिर्फ ये सोच लेना काफी है कि ये सिर्फ एक मौका है? मतलब क्या सिर्फ नजरिए में बदलाव करने से वो सदियों पुराना डर खत्म हो जाएगा? मैं आपकी बात समझ रही हूँ और ये एक बहुत ही जरूरी और तीखा सवाल है। देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये व्यवस्था का एक भारी दबाव है। बिल्कुल, किसी का पूरा भविष्य दांव पर होता है। हाँ, लेकिन जो बात स्रोत कह रहा है उसे मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक पुनर्रचना या कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी तनावपूर्ण स्थिति को देखने का नजरिया बदलना। जब हम इसे एक खतरे की तरह देखते हैं तो घबराहट होती है, लेकिन जब हम इसे एक चुनौती या अवसर की तरह देखते हैं तो वो डर एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। बिल्कुल। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर अपनी मानसिकता को बदलना एक उपयोगी कॉपिंग मैकेनिज्म हो सकता है, ताकि वो डर आपको पूरी तरह से पंगु ना कर दे। तो हमें सिस्टम की कमियों को स्वीकार करते हुए भी अपना नजरिया सकारात्मक रखना है, ताकि हम उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकें। एकदम सही। हम एक ही तरह के मानकीकृत परीक्षण से सबकी क्षमता नहीं नाप सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ना कि अगर आप एक मछली की योग्यता का आकलन पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से करेंगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख ही मानेगी। अरे वाह, क्या बात कही है। तो डर का होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम परीक्षा को मुसीबत के बजाय एक मंच के रूप में देखें तो प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। ये बहुत ही बढ़िया स्पष्टता है। मतलब समस्या सिर्फ छात्र के डरने में नहीं है,
बल्कि उस प्रणाली में है जो उस डर को पैदा करती है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें, बिना परीक्षा की दुनिया से लेकर उस चीन के राजा के प्रयोग तक। हाँ, और फिर हेनरी फिशर के यूनिट टेस्ट से लेकर आज के इस रिजल्ट के डर तक, ये सफर हमें ये एहसास कराता है कि परीक्षा का डर सदियों पुराना है। ये सिर्फ हमारी आज की पीढ़ी की कोई कमजोरी नहीं है। सही कहा। और ये समझना हमें इस तनाव को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और अब चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगर चीन के राजा ने योग्य इंसान चुनने के लिए और हेनरी फिशर ने ज्ञान जांचने के लिए तरीका अपनाया, तो क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब हम बिना टेस्ट और बिना मार्क्स के लोगों की काबिलियत को पहचान सकेंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। शायद भविष्य की तकनीक जैसे AI इसमें मदद कर सके। हाँ, क्या हम कभी वापस उस प्राचीन दौर में लौट पाएंगे जहां सिर्फ आराम से सीखना होता था? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, हमें उस व्यवस्था से आगे की सोचनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये विस्तृत चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। हम मिलेंगे आपसे अगली मजेदार चर्चा में। तब तक विचार करते रहें और नई चीजें सीखते रहें।